Okay, great. Welcome to the last session as we discussed earlier. आज हम इंशाल्लाह अपनी रिवीजन्स को कंक्लूड करते हैं और उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू सम लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. जी ज़ेबा, बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया था. एक्चुअली मैं ना कल से बिजी बहुत था, वो आज मेरी रात की फ्लाइट है तो मैं बस उसी सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ था. मैं इंशाल्लाह आज से व्हाट्सएप को दोबारा रिव्यू करूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आपने कल 2-3 क्वेश्चंस किए थे आई विल आंसर देम. ठीक है, आई विल डू इट टुडे इंशाल्लाह. ओके जी. आज हम इंशाल्लाह 5th से लेकर 11 चैप्टर बताएंगे. इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसके ऊपर मैं जी अभी हम जब 6th चैप्टर में जाएंगे तो मैं उसको स्पेसिफिकली एड्रेस कर दूंगा. ठीक है. 5th चैप्टर है कल्चर का. कल्चर में आपके पास बड़े बेसिक से सवाल है. कल्चर की डेफिनेशन, व्हाट कल्चर इज. कल्चर के 3 लेवल्स: ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वर्क ग्रुप कल्चर एंड कॉर्पोरेट कल्चर एंड वर्क ग्रुप कल्चर. द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कल्चर. कल्चर किन फैक्टर से पैदा होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इदारे के अंदर कल्चर को डेवलप करते हैं. ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ कल्चर इज क्रिएटेड. कल्चर एक इदारे का डेवलप कैसे होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इदारे के कल्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं. So these are the factors that decide culture. A very important question, short question आ सकता है. उसके बाद कल्चरल वेब का मॉडल है. सिनेरियो बेस भी आ चुका है, नॉलेज बेस भी आ चुका है. हमने मल्टीपल टाइम इसको डिस्कस किया है. डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के ऊपर मैंने आपको एक क्विक हैंडआउट भेजा था और आई आस्क्ड यू कि आप, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल लिखा हुआ है. आप उस छोटे से हैंडआउट से देख सकते हैं. मैंने ग्रुप पे भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप पे. अगर नहीं है तो मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है. कल्चर के 3 मॉडल्स हैं. इफ 100% नहीं तो कम से कम 99.9% आप लिख लीजिए. डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के ऊपर मैंने एक क्विक सा नोट लिखा था. आई विल शेयर अगेन. आई विल शेयर अगेन. लेट मी डू इट राइट नाउ. वेट अ मिनट. किताब में डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स काफ़ी मुश्किल लिखे हुए हैं तो मैंने इसका ना एक क्विक सा हैंडआउट शेयर किया था. मैं दोबारा भेज देता हूँ. यू कैन लुक एट इट फ्रॉम हेयर वंस अगेन. जस्ट अ मिनट. कल्चर के आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल इज एडगर स्काइन. ठीक है, एडगर स्काइन का जो मॉडल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. राइट, ये इन एनी केस पेपर में आने के बड़े वसी चांसेस हैं. चार्ल्स हैंडी भी आ चुका है पेपर में. गियर्ट हॉफस्टेड जो है ये मार्च 19 में आया था. अगेन मॉडल्स हैं, थेरीज हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी करनी है, कोई छोड़ने वाली तो है नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी ऑफ देम आउट इन एन एंटिसिपेशन के ये नहीं आएगा. ठीक है ना. 6th चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. 6th चैप्टर के अंदर परसेप्शन है, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन. परसेप्शन, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ द 6th चैप्टर. परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन कैसे काम करती है, इदारे कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं. परसेप्शन के 4 सवाल हैं. इस दफ़ा आपको परसेप्शन के या एटीट्यूड के टॉपिक में से सवाल आएगा. मेक इट काउंट. दिस टाइम यू आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ईदर परसेप्शन और एटीट्यूड. ठीक है. परसेप्शन के अंदर डेफिनेशन परसेप्शन की सोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है जी, मैं बता दूंगा. मैंने बिल्कुल आपका क्वेश्चन पढ़ लिया. मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर, मैं बता देता हूँ. ठीक, एटीट्यूड में आएगी, मैं बता देता हूँ. बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड. परसेप्शन की 3 स्टेजेस हैं जी. सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन. सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन पढ़ लें. एग्जाम्पल्स के साथ एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताएं सेंसेशन में और परसेप्शन में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल क्वेश्चन. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी. इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. येट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इन जजिंग अदर्स. जब आप दूसरों को जज करते हैं तो किस किस्म की परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी डिस्कस की जाती हैं.
What type of perceptual problems are discussed when you interact with other people? इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, हर तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन कैन अपीयर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। नहीं, ये पूरा नहीं आता, ये कभी भी सारे के सारे नहीं आते बेटा देवा, ये कभी भी सारे के सारे नहीं पूछेगा। अगर अगर नॉलेज बेस्ड होगा तो इसमें से दो तीन पे नोड आपसे पूछ लेगा। मतलब क्वेश्चन माइट अपीयर दैट व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग और व्हाट इज हेलो इफेक्ट। ठीक है, सारे कभी भी नहीं आएंगे। अगर सिनेरियोज दिए होंगे तो उसमें से भी 4-5 अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक, एटीट्यूड्स क्या होते हैं, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड्स किस तरह से आपके बिहेवियर्स को ड्राइव करते हैं, हाउ बिहेवियर्स आर ड्रिवन बाय एटीट्यूड, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिहेवियरल मैकेनिज्म कैसे एटीट्यूड से डेवलप होता है। ये 2 टाइप्स हैं एटीट्यूड की, ये भी आ चुका है पेपर में, सवाल 2 दफा आ चुका है। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स कौन से होते हैं, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स कौन से होते हैं। एटीट्यूड का 2.3 और 2.4 ये वाला पोर्शन लार्जली अनटेस्टेड रहा है अभी तक। 2.3 एंड 2.4 ये वाला क्वेश्चन लार्जली अनटेस्टेड रहा है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस इस दफा आए हैं। यू माइट बी गिवन अ शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ एटीट्यूड्स डिफर क्रॉस कल्चरली। ठीक है जी, यही बताता हूँ एटीट्यूड क्रॉस कल्चरली कैसे डिफर करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अ क्वेश्चन माइट अपीयर दैट हाउ एटीट्यूड आर ड्रिवन बाय द बिहेवियर। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स वो होते हैं जो हिडन होते हैं, जिनके बारे में आपको खुद भी नहीं पता होता, सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव हो रहे होते हैं। आपके मॉरल, आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज, आपके रिलीजियन। जैसे आप किसी बंदे के चेहरे पे दाढ़ी देख के नहीं बता सकते कि ये बंदा कितना रिलीजियस है। ठीक है ना, रिलीजियोसिटी जो है ये एक इम्प्लिसिट एटीट्यूड है दैट कैन नॉट बी एंड दैट इज ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस माइंड, राइट। लेकिन आप किसी बंदे के पहनने ओढ़ने के अंदाज को देख के ये जरूर बता सकते हैं कि इस बंदे को कलर कौन सा पसंद है, या इस बंदे आप किसी बंदे के खाने की हैबिट को देख के जरूर बता सकते हैं कि इसे खाने में क्या पसंद है। इसे कहते हैं ऐसा एटीट्यूड जिसे मैयर किया जा सके, दैट कैन बी मैयर्ड रीजनेबली। ठीक है ना, थ्रू ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स, राइट। ये 2 टाइप्स होती हैं एटीट्यूड की। हाँ एग्जैक्टली ऐसा एटीट्यूड जिसको मतलब अनअवॉइडेबल नहीं आप इसे कह सकते, एटीट्यूड्स तो होते हैं अनअवॉइडेबल हैं, इनको आप अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, चाहे एक्सप्लिसिट चाहे इम्प्लिसिट है चाहे एक्सप्लिसिट है। यू कांट अवॉइड एटीट्यूड, इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। आप ये इस तरह से पुट कर सकते हैं कि इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स आर मोर सबकॉन्शियसली ड्रिवन, सबकॉन्शियस होते हैं, अनएक्नॉलेज्ड होते हैं, अनएक्नॉलेज्ड होते हैं। ठीक, एटीट्यूड से बिहेवियर्स कैसे चेंज होते हैं, हमने याद एग्जांपल ली थी कि एक बंदा कतई मेहनत नहीं करता, ठीक है, और टाइम पे नहीं आता, तो आपके नजदीक वो बंदा जो है उसे कुछ नहीं आता, लेकिन जब आपने उसके साथ काम किया तो आपको पता लगा ये तो बड़ा मेहनती बंदा है। इसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए। एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन इसमें आती है। रीजनड एक्शन की ये थ्योरी कहती है कि अगर एक इंसान का एक बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है, उसे लगता है, इफ अ पर्सन बिलीव्स that a particular behavior is positive and significant others want them to perform the behavior, then they are more likely to behave in that way. Theory of reasoned action और reinforcement theory काफी हद तक aligned है एक दूसरे के साथ। Theory of reasoned action and reinforcement theory ये काफी हद तक aligned है एक दूसरे के साथ। हाँ, अगर एटीट्यूड चेंज पे सवाल करेगा तो फिर अगेन मार्क्स पे डिपेंड करता है, मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर तो 2 नंबर का सवाल होगा तो फिर शायद ये 2 पॉइंट्स काफी हैं, और अगर 4 नंबर का सवाल है फिर साथ ही थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दें। वैसे आई वुड सजेस्ट ये कर दीजिएगा, चाहे 2 नंबर का सवाल भी हो, ये थ्योरी इसका हिस्सा ही है। ठीक है, हाउ टू मेक यूज ऑफ एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीट्यूड को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, 2 इसके इनर नीड्स के पर्पज होते हैं और 2 इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पर्पज होते हैं। एटीट्यूड्स जो हैं ये 2 इनर नीड्स के पर्पजेस को सर्व करते हैं और 2 एक्सटर्नल एनवायरमेंटल पर्पजेस को सर्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉब सेटिस्फैक्शन की 2 टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक क्वेश्चन। फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन, ये है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ज़ेबा एक बंदा जो है वो उसे पता है कि पंक्चुअलिटी अच्छी चीज है, और उसे ये भी पता है कि जब वो टाइम पे आता है तो उसकी तारीफ होती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, पीपल अप्रिशिएट हिम, पीपल अपलॉज हिम। सो इफ अ पर्सन इवैल्यूएट दैट अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज पॉजिटिव and he thinks that significant others, खातिर खा लोग चाहते हैं, want them to perform that behavior,
देन दे आर मोर लाइकली टू बिहेव इन दैट वे, वो बिहेवियर को प्रोड्यूस करेंगे। याद है मैंने आपको बच्चे की एग्जांपल दी थी, एक घर का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम किस तरह प्यारी प्यारी हरकतें करने पे एनकरेज करते हैं, और वो करता भी है ना। अब उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरी ये हरकत जो है वो इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव है, और सिग्निफिकेंट अदर्स मेरे इर्द गिर्द जो मेरे घर वाले बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि मैं उस हरकत को रिपीट करूं। आप सबके घर में नीस नेफ्यूज भांजे भतीजियां होंगे ना, सबके अपने बच्चे तो ऑब्वियसली अभी नहीं होंगे, लेकिन खैर घरों में बच्चे तो हैं आप सबके, ठीक है ना। तो आपने नोट किया होगा ना कि जब हम किसी बच्चे की छोटी छोटी हरकतों से महजूज होते हैं, ठीक है, तो बच्चा कैसे एनकरेज हो के वो हरकत दोबारा करता है कि नहीं करता। दैट इज कि उसे रीजन मिलता है वो एक्शन रिप्रोड्यूस करने का। दैट किड एक्चुअली गेट्स द रीजन टू रिप्रोड्यूस दैट एक्शन, राइट। ओके, जॉब सेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स, आउटकम पे सवाल आ चुका है पेपर में, मार्च 19 में मेरा ख्याल है आया था। मैंने आपको पास पेपर साथ साथ अपना बताए हुए हैं, आपने नोट भी किए होंगे, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट पास पेपर्स का वहां से भी देख सकते हैं। इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, वेरी हाईली लाइकली चांसेस के जॉब एनहेंसमेंट पे, जॉब सेटिस्फेक्शन के एनहेंसमेंट पे सवाल आए। एग्जामिनर में आस्क कि जॉब सेटिस्फेक्शन एनहेंस कैसे की जाती है, व्हाट आर द वेज टू एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन, राइट। इसमें आपको बताया था कि पहले 6 पॉइंट्स जो हैं वो एम्प्लॉयर के करने वाले हैं, और अगले 4 पॉइंट्स जो हैं वो एम्प्लॉय के करने वाले हैं, ठीक है। जॉब स्ट्रेस का सवाल मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, अगेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन खैर एटीट्यूड परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस से भी रिसेंट पास्ट में टेस्ट हुआ है टॉपिक, तो शायद दोबारा टेस्ट ना हो। ओके, 7 चैप्टर पे आ जाए। 7 चैप्टर में आपके पास है टोटल 8 थेरीज, और ये 8 थेरीज इस चैप्टर का निचोड़ है। कौन कौन सी है? मैस्लो, हर्जबर्ग्स टू फैक्टर, विक्टर रूम, मैकक्लेलैंड, ये 4 थेरीज जो हैं इन्हें कहते हैं कंटेंट थेरीज, इन्हें कहते हैं प्रोसेस थेरीज, ठीक है। एंड देन वी हैव कंटेम्पररी थेरीज। कंटेम्पररी थेरीज में हमारे पास 4 हैं, गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट, इक्विटी थेरी, ठीक है जी, एंड सेल्फ, मैंने आपको नाम सही कराया था इसका, जैसे सेल्फ एफिकेसी थेरी, इसका नाम हमने सही किया था, यह है सेल्फ एफिकेसी थेरी। इन 8 में से अगर आप उससे प्रायोरिटाइज करने को कहें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई विल, चले इन 4 को अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली इन 4 में से एक आती है और इन 4 में से पेपर में एक आती है, पेपर में 2 थेरीज आती होती है, जैसे लास्ट टाइम मैस्लो आई थी, ठीक है जी, और यहाँ से रीइंफोर्समेंट आई थी, ऐसा ही है जी। लास्ट टाइम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आई थी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज आई थी। तो अगर इनकी हायरार्की में लेके जाएं तो विक्टर रूम नंबर 1 पे मैं प्लेस करूंगा, मैकक्लेलैंड को मैं नंबर 2 कहूंगा, हर्जबर्ग को मैं नंबर 3 कहूंगा, और मैस्लो को मैं नंबर 4 कहूंगा, राइट। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं गोल सेटिंग थ्योरी को नंबर 1 पे रखूंगा। गोल सेटिंग थ्योरी बड़ी लेंथी थ्योरी है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इक्विटी को मैं नंबर 2 कहूंगा, सेल्फ एफिकेसी को मैं नंबर 3 कहूंगा, जैसे सेल्फ एफिकेसी, और रीइंफोर्समेंट को मैं नंबर 4 कहूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी राय पूछें तो पेपर में आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और मेरी जबान में अल्लाह ताला ने बरकत डाली तो गोल सेटिंग का सवाल आएगा और विक्टर रूम का सवाल आएगा, ठीक। ये 2 थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक? इस चैप्टर के हवाले से। खैर अगेन दिस इज जस्ट एन इम्प्रेशन ऑफ लाइकलीहुड, बट अगर थेरी है तो करनी है, दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर थेरी है तो सारी की सारी करनी है। डोंट जस्ट अब ऑब्वियसली लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो ये होता है ना कि यार किस चीज़ को ज़रा ज़्यादा फोकस करें, किस चीज़ पे ज़्यादा जान मारें, तो कम से कम ये वो थेरीज हैं जिन पे ज़्यादा जान मारनी है आपने, राइट। वेल 2-3 चीज़ें होती हैं, मतलब ये मैं जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ। इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग यू अ डॉक्यूमेंट जिसमें ये आपको बहुत डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट में दूंगा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे वो कुछ 70 to 80% पेपर में आ जाते होते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक मेरा पास्ट पेपर ट्रेंड है जो कि आप लोग भी निकाल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैं निकालता हूँ वैसे आप भी निकाल लें। जैसे अभी मैंने ये पास्ट पेपर ट्रेंड से निकाल के बताया ना आपको, जो फिलहाल हायरार्की बनाई है, कि चूंकि ये पास्ट पेपर में अभी रिसेंटली आई है, सितंबर 19 में आई है, तो इसलिए इसको मैंने नंबर 4 कह दिया। तो पहली चीज़ तो पास्ट पेपर ट्रेंड होता है। सेकेंड इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पिछले 6-7 सालों का एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ने की एबिलिटी दे देता है। और थर्ड चीज़ होती है गट फीलिंग, छठी हिस्स मेरी कुछ कहती है मुझे, तो छठी हिस्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने के काबिल होता हूँ, राइट।
ओके, तो ये सारी थेरीज हैं। आई एम नॉट वरीड कि इन थेरीज में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आपका। करनी है, बड़ी आसान है, सारी करनी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक थेरी में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सारी थेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओहो हो, मुनसिबा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। बाकी सारी बुक प्रिपेयर कर लें और 12 नंबर को कुर्बान कर दें, ये कहाँ का इंसाफ है बेटा। 12 नंबर कुर्बान तो नहीं करने ना। अगर बिल्कुल ही लास्ट रिजॉर्ट पे खड़े हुए हैं आप, बिल्कुल आप कहते हैं कि नहीं मुझे लास्ट रिजॉर्ट चाहिए, तो आप एटलीस्ट थेरीज कर लें सारी, या कम से कम जो मैंने प्रायोरिटाइज की हैं 8 में से कम टॉप 6 तो कर लेना। कुछ ना कुछ तो हाथ में हो ना बेटा। चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल नहीं कर रही, नॉट एट ऑल, ना ना ना, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। कंपैरेटिव फोर्सेस के 4 मॉडल्स अगर छोड़ दिए तो 12 नंबर चले गए पेपर से। शॉर्ट एनालिसिस, 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन एंड जेनेरिक स्ट्रेटजीज। कंपैरेटिव फोर्सेस के 4 मॉडल्स आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अरे ये पुलिस की गर्दान तो थोड़ी कम करो ना। मैं इंशाल्लाह, मतलब सफर में जब इंसान होता है ना तो अल्लाह ताला दुआ बड़ी कबूल करता है। सफर में वैसी दुआ कबूल होती है। तो मैंने अगले इंशाल्लाह आज रात तकरीबन 3 बजे से लेकर कल शाम 5:30 बजे तक मैंने तकरीबन 13-14 घंटे सफर में होना है, ठीक है। मैंने तकरीबन 13-14 घंटे जब सफर में होना है, तो इंशाल्लाह मैं ड्यूरिंग माई जर्नी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, जिसमें दुआ भी शामिल होगी और उसमें इंशाल्लाह बरकत भी ज्यादा होगी, राइट। मैं जर्मनी जा रहा हूँ नवीद, आई एम गोइंग टू जर्मनी। जी मैं अब्दुल्ला, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो आप। ओके जी, अच्छा गोल सेटिंग थ्योरी को जरा देखें, जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है। गोल सेटिंग थ्योरी में 4-5 सवाल है। पहला सवाल है हायरार्की ऑफ गोल सेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है। गोल सेटिंग की हायरार्की क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है गोल सेटिंग का। दूसरा सवाल है इसमें मिशन स्टेटमेंट क्या होती है और मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके पर्पजेस क्या होते हैं। तीसरा सवाल आ सकता है इसमें से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बड़ा क्लियरली टेबल बना के डिफरेंशिएट किया था, एग्जांपल आपकी किताब के अंदर मौजूद है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा हलवा सा सवाल है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें हाउ गोल्स कंट्रीब्यूट टू सेल्फ मोटिवेशन, गोल्स कैसे मोटिवेट करते हैं। इसमें वो प्रूफ ओरिएंटेशन, लर्निंग ओरिएंटेशन, ठीक है, अलाइनिंग कमर्शियल वर्सेस पर्सनल गोल्स। फिर हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल एक अलग क्वेश्चन है। ये वाला सवाल 3 दफा आ चुका है पेपर में, और इस सवाल को ये एजाज भी हासिल है कि ये सवाल रेसिप्रोकेट होके भी आ चुका है, उलट होके भी आ चुका है। रिमेंबर दैट क्वेश्चन, हाउ गोल्स वर्क एज इम्पेडिमेंट्स, ठीक है। तो ये सवाल उलट होके भी आ चुका है, ठीक है। तो दोनों तरह से वाला सवाल आना चाहिए। एंड देन प्रॉब्लम्स ऑफ गोल सेटिंग, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं गोल सेटिंग की। तो गोल सेटिंग थ्योरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। इसके ऊपर आपको ये, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इम्पेडिमेंट्स ना, ये था क्वेश्चन जो रेसिप्रोकेट होके आया था। ये अटेम्प्ट थी मेरा ख्याल है मार्च 2017 थी शायद, ठीक है। जी मैं मनसूबा ब्रीफ कर दूंगा, ढूंढ के। जी मैं बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, चलो इधर ही कर देता हूँ। अगर आपने पास होना है ना पेपर में, अगर आपने वाकई पेपर में पास होना, तो 5 चैप्टर्स जो हैं किताब के, ये तो डेडली हैं पेपर के हवाले से, ठीक है जी। ये डेडली चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में से कम 10 से 12 नंबर आएंगे। सेकंड चैप्टर में से कम 8 से 10 नंबर आएंगे। थर्ड चैप्टर में से कम 10 से 12 नंबर आएंगे। सेवन चैप्टर में से 8 से 10 नंबर आएंगे। एट्थ चैप्टर में से 10 से 12 नंबर आएंगे। और 11 चैप्टर में से 15 नंबर आएंगे। ओके, सो इट विल मेक अ टोटल ऑफ, ये टोटल बनाएगा आपका कितना, दिस इज 18, 28, 36, 46 एंड 15, so that would make how much, 61, 61 से लेकर 22, 34, 44, 56, 70,
60 से 70 नंबर आपके पेपर के इन 5 चैप्टर में से होंगे, लिख लीजिए, ठीक है। ओके। उसके बाद एमबीओ अभी रिसेंटली आया है। लास्ट टाइम एमबीओ भी टेस्ट किया क्योंकि लास्ट टाइम इनफैक्ट इस चैप्टर से 3 थेरीज आई हैं। एमबीओ भी आई है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी आई है, और इसके अलावा हायरार्की ऑफ नीड भी आई है। तो बार दफा 3 3 थेरीज भी आ जाती होती है पेपर में। इट्स नॉट लाइक एक एक ही आएगी थेरी। एग्जामिनर बार दफा 3 3 थेरीज भी पूछ लिया करता है, राइट। सो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, सो सेल्फ एफिकेसी हो गई, रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अच्छा हाँ, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन में एक ये सवाल जरूर कीजिएगा, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का डिफरेंस। ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा, व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ, इसे सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सारी थेरीज का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर ग्रुप्स एंड फॉर द होल कंपनी, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, फीडबैक क्या होता है, डेफिनेशन आ सकती है। फीडबैक किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन माइट अपेयर, ओके। तो एक सादा सी डेफिनेशन आ सकती है आपको, ठीक है। और इसी तरह 8वां चैप्टर भी है। 8वें चैप्टर में भी 13 का काउंट है, अजान हो रही है, अजान सुन।
हो गया जी। सो 8th चैप्टर जो है आपका, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें 13 का काउंट है, चार इसमें 9 थेरीज हैं और 4 मॉडल्स हैं। देयर आर 9 थेरीज एंड 4 मॉडल्स। 9 थेरीज को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। ट्रेड थेरीज 1 है, स्टाइल थेरीज 6 हैं, 5 हैं, और कॉन्टीजेंसी थेरीज जो है वो टोटल 3 है। ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अगर प्रायोरिटाइज करूं आपके लिए तो टेननबाउम एंड श्मिट को 1 पे कहूंगा, एस्ट्रिच को नंबर 2 कहूंगा, लिपिड एंड वाइट को नंबर 3 कहूंगा, ब्लेक एंड मुटॉन अभी रिसेंटली दोनों आए हैं पेपर में, लाइकर्ड भी, तो दोनों नंबर 4 पे आ जाएंगे। इधर हर्शी एंड ब्लैंकर्ड is going to be number 1, Handy is going to be number 2, and Fielder is going to be number 3। ठीक है। राइट। 4 मॉडल्स हैं क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप के। ये 4 मॉडल्स जो हैं, इनमें से जॉन कॉटर सबसे ऊपर है, एक आधा आ जाता होता है इसमें से। फिर दूसरे नंबर पे रोनाल्ड हीफेज है, तीसरे पे वॉरेन बेने है, अडेयर अभी रिसेंटली आया था पेपर में। तो ये 13 के 13 जो है ये लाजमी करने हैं आपने। ठीक है। अगेन 8th चैप्टर है, मैंडेटरी चैप्टर है, और सारी बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर एज सच कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे, कंफर्टेबली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम के बगैर करेंगे। ठीक है। इनफैक्ट पास स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे आसान चैप्टर है। फॉर मेनी ऑफ यू दिस इज माइट बी द इजीएस्ट चैप्टर, राइट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा बड़ा एंगेजिंग चैप्टर है। इट्स अ वेरी एंगेजिंग चैप्टर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को आसानी से क्रैक करेंगे और इसमें इंशाल्लाह कोई आपका इशू भी नहीं आएगा। आगे आ जाए। अगला चैप्टर है 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। 9th चैप्टर में आप नोट कर लें, 9th चैप्टर के अंदर आपके पास 4 मेन डिफरेंसेस हैं। इनमें से एक डिफरेंस पेपर में आ जाना है आपको। पहला डिफरेंस है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। दूसरा डिफरेंस है ग्रुप वर्सेस टीम। तीसरा डिफरेंस है इंडिविजुअल वर्सेस टीम अप्रोच टू वर्क। और चौथा डिफरेंस है इफेक्टिव वर्सेस इनइफेक्टिव टीम। राइट। ये चारों डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से पेपर में एक आधा डिफरेंस जो है वो आपका आ सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जरूर देखने हैं आपने। और इसके अलावा, इन डिफरेंसेस के अलावा, इसके अंदर 3 बड़े सादा सादा से मॉडल्स हैं, बड़े बेजरर से मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है बेल्बिन के टीम रोल्स। दूसरा मॉडल है टकमैन स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। और तीसरा है जी बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है जी। ये 3 इसमें बड़े सादा से मॉडल्स हैं। ये आपने बड़े प्रिसाइजली करने हैं, आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। राइट। 10th चैप्टर में मैंने आपको गिनती के 9 सवाल बताए हैं, और इन 9 में से 2 सवाल पेपर में आ जाते होते हैं। एक तो मैंडेट आना ही आना, 2 भी आ जाते हैं, और आते शॉर्ट क्वेश्चन ही है, आते इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही। ठीक है। 9 चैप्टर के ये है जी।
तो 10 चैप्टर जो है इसके 9 सवाल हैं, इसमें से 4 सवाल कॉन्फ्लिक्ट के हैं, 5 सवाल कॉन्फ्लिक्ट के हैं और 4 सवाल नेगोशिएशन के, राइट। और ये बड़े सादा से क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैंने नेगोशिएशन के सवाल लिखे थे आपके लिए, दोबारा लिख देता हूँ। ये 4 सवाल नेगोशिएशन के हैं। डिफाइनिंग नेगोशिएशन, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, स्किल्स ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएटर, टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन एंड रोल्स ऑफ थर्ड पार्टी इन नेगोशिएशन। ये 4 सवाल। इधर कॉन्फ्लिक्ट के टोटल 5 सवाल हैं, ये लिखे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सोर्सेज, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें से एक आना है, चलो प्रायोरिटाइज कर दूं आपको, आपके लिए प्रायोरिटाइज ये भी कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट और बेनिफिट एंड चैलेंजेस दोनों लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, these both are not of much importance। ठीक है, इसी तरह निगोशिएशन के देख लें। निगोशिएशन के 4 सवाल हैं पेपर में, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें से इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन स्किल्स ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएटर, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर नेगोशिएशन का प्रोसेस। ठीक है, और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन नेगोशिएशन, राइट। तो ये आपके लिए 11 चैप्टर पूरे का पूरा करना है, किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं आनी चाहिए। 15 नंबर देता है और बड़ा ही बुनियादी सा चैप्टर है उसका कोई 40% पोर्शन तो एएफसी वाला ही है 11 चैप्टर का, कुछ 40% पोर्शन तो आपका एएफसी वाला ही रिपीट हो रहा है ना, इसलिए उसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। ठीक, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं आखिरी 10, उसमें से एक मैंडेटरी या 2 भी आ जाते होते हैं। देखिए किताब के ना कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें से 100% क्वेश्चन आना है। लेट मी क्राफ्ट सम पोर्शन ऑफ द बुक फॉर यू। किताब के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोर्शन मैं क्राफ्ट करता हूँ आपके लिए जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 11 theories, 1 question 1 और 2 questions आर मस्ट। ठीक है, एक तो आना ही आने, 2 भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 competitive forces 4 मॉडल। ठीक है, 1 question is must। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स 5 हैं। ठीक है, 5 टाइप, 1 question is must। चैप्टर नंबर 7 theories of motivation, 8 theories हैं। ठीक है, 1 और 2 questions are must। चैप्टर नंबर 8, ये बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 theories and models of leadership, टोटल कितने हैं 13, 1 और 2 questions are a must। चैप्टर नंबर 11 IT based information systems, कितने हैं टोटल 10 है। ठीक है, 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम। वन और 2 क्वेश्चन आर मस्ट, राइट। एक या 2 सवाल इसमें से मैंडेटरी है, मस्ट है। एक जस्ट अ मोमेंट, एक कॉल ले लो।
ओके जी। अच्छा, MIS की रिक्वेस्ट की है अब्दुल्ला ने, बता देता हूँ। अब्दुल्ला, MIS जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि जेनेरिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। MIS का पर्पस ये होता है दैट इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और आपके जो डे टू डे जो आपके रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। बेसिकली इट्स अ वेरी जेनेरिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रिपोर्ट्स जनरेट करता है मैनेजर्स के लिए, और इन रिपोर्ट्स को ऑनलाइन एक्सेस हासिल होती है ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेजर करने के लिए। तो MIS का जो प्राइम पर्पस होता है वो फंक्शन होता है प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का, डिसीजन मेकिंग का एट मैनेजमेंट लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर होता है, ठीक। इट्स वेरी जेनेरिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके ऊपर आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इस पर वैसे सवाल आने के चांसेस थोड़े से वीक है क्योंकि इसमें ना बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं यूज की हुई उसने। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स दी हुई है ना इसकी, अमेजोन की या फॉर एग्जांपल अमेरिकन मेटल्स की, ये सिर्फ पढ़नी है हमें, या हमें याद नहीं करनी, राइट। ये एग्जांपल सिर्फ पढ़नी है, शटर होम की, ठीक है। ये एग्जांपल सिर्फ पढ़ने के लिए है, असल जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे है और सवाल भी यहीं से आना है। तो बड़ी खौफनाक किस्म की एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल सिर्फ पढ़ लें, कंसेप्चुअली समझ लें, इनको याद ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह नहीं पूछेगा पेपर में, ऐसे एग्जांपल नहीं पूछेगा कि शटर होम ने क्या किया था, मेटल ने क्या किया था, ऐसे एग्जांपल नहीं पूछेगा, ठीक है। So I guess that's quick discussion on all the remaining topics and chapters. मैं इंशाल्लाह आज सफ़र में आपके लिए वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, और मैं चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करके दे दूंगा आपको। ये जो मैंने बेटा भी आपको लिस्ट दी है, ये आपकी प्रायोरिटाइजेशन की लिस्ट ही है ना। स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, गो टू द थर्ड चैप्टर, देन कम टू द सेवंथ चैप्टर, एट चैप्टर एंड देन कम टू द 11th चैप्टर, ठीक है। इधर फिर 2 से स्टार्ट कर लें, फिर 4 पे आ जाएं, फिर 5 पे आ जाएं, फिर 6 पे आ जाएं, फिर 9 पे आ जाएं, फिर 10 पे आ जाएं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज, सिंपल एज दैट। किताब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ये 5 अलग कर लें, ये 6 अलग कर लें, 11 चैप्टर आपके अलग अलग हो गए। अब इसमें प्रायोरिटी जो मर्जी कर लें, पहले पहले थर्ड कर लें या 1 कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। चलें, ग्रेट। खुश रहें जी सारे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, सलामत रखे। व्हाट्सएप का ग्रुप तो एक्टिव है मेरा, मैं भी अवेलेबल हूँ आपके लिए। हाँ, गेम थ्योरी एंड क्यूइंग थ्योरी बता देता हूँ। अच्छा जी, आ जाओ। गेम थ्योरी और क्यूइंग, देखिए अगेन मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ऑपरेशन रिसर्च के टूल को पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो ये है कि इसका पर्पस क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और इसके कीवर्ड्स क्या है। तो गेम थ्योरी का पर्पस क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल्स हम बनाते हैं कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन के, जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कीवर्ड्स क्या है, वी रिप्रेजेंट वेरियस चॉइसेस ऑफ एक्शंस, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, लाइकली आउटकम्स, कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है। जीरो सम गेम्स होती हैं, नॉन जीरो सम गेम्स होती हैं। क्यूइंग थियरी का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है डिलेज एंड कंजेशंस ऑफ अ प्रोसेस को मेजर करना और प्रोसेस को इंप्रूव करना, ठीक है, टू मेक अ प्रोसेस क्विकर। इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे है, ट्रैफिक फ्लोज के अंदर, शिपिंग ऑर्डर्स के अंदर, एवरेज टाइम पर कॉल्स के अंदर, बहुत सारी इसकी इंप्लीमेंटेशन। तो किसी भी टूल को पढ़ते हुए उसका पर्पस याद रखना है, उसके कीवर्ड्स याद रखने हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन याद रखनी है, राइट। पर्पस क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है और उसके कीवर्ड्स क्या है, ठीक है जी। चलें, खुश रहें, सलामत रहें, मुझसे राब्ते में रहिएगा। फिर इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा और गाहे बगाहे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल, आई रियली एंजॉयड इट। बाकी अपने अपने जज्बात का इजहार आप व्हाट्सएप पे खुल के कर सकते हैं, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा। ये मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, मेरे लिए भी एक लर्निंग होगी। सो आई वुड एनकरेज यू पीपल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स about this whole session which we are concluding today on WhatsApp, right? Jazakallah khair, thank you very much. तो this is going to be obviously a good feedback for the management as well and for me as well. तो जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो चीज़ भी आप चाहते हैं कि ये बेहतर होनी चाहिए ऑनलाइन के हवाले से या सब क्लास के हवाले से, आप ज़रूर उसको ग्रुप पे डालिएगा, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल, आप सब मेरे बच्चे हैं, आप सब मेरे छोटे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो यार, अल्लाह हाफिज़।